नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1,30,403 करोड़ रुपए के दावों का किया गया भुगतान। केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में लिखित उत्तर में दी जानकारी। 8 राज्यों में लगभग 4.09 लाख हेक्टेयर भूमि लाई गई प्राकृतिक खेती के अंतर्गत। एपिडा ने हवाई मार्ग से अमेरिका को ताजा अनार की पहली परीक्षण खेप का किया निर्यात। अमेरिका के आयातकों से मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया। अनार के निर्यात में वृद्धि के कारण प्राप्त होगी अधिक कीमत और किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। देश के विभिन्न भागों में हालिया बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए गृह मंत्रालय की पहल। एक केंद्रीय दल ने मंगलवार को पंजाब के मोहाली जिले के बाढ़ग्रस्त गांवों का किया दौरा। दल से आवासीय, फसल, पशुधन और सड़कों को हुए नुकसान का लिया जायजा। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने की भारत के नमामि गंगे मिशन की सराहना। उत्तर प्रदेश के आगरा में हुई बैठक में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन पर दी गई प्रस्तुति। भारत के जल क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधारों पर हुई बातचीत। और अब समाचार विस्तार से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2016-17 में योजना की शुरुआत से लेकर 2021-22 तक किसानों द्वारा भुगतान किए गए 25,183 करोड़ रुपए के प्रीमियम की तुलना में 1,30,403 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है। ये योजना राज्यों के लिए स्वैच्छिक है। अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले सभी किसान स्वेच्छा से योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि 8 राज्यों में लगभग 4.09 लाख हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश अग्रणी है। ये 8 राज्य आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु है। आगे बढ़ते हैं। फलों के निर्यात की संभावना को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने हवाई मार्ग से अमेरिका को ताजा अनार की पहली खेप का परीक्षण निर्यात किया है। एपिडा ने अनार की जो पहली खेप अमेरिका को निर्यात की है, उसमें भारत के राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन और अमेरिका की एनिमल एंड प्लांट हेल्थ इंस्पेक्शन सर्विस, महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड ICAR, अनार पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सोलापुर और अन्य का सहयोग था। एपिडा के अध्यक्ष अभिषेक देव ने कहा कि अमेरिका में अनार के निर्यात में वृद्धि से अधिक कीमत प्राप्त होती है और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। अनार के आयातकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। 2022-23 में संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, नेपाल, नीदरलैंड, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, बहरीन, ओमान सहित देशों में 58.36 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 62,280 मीट्रिक टन अनार का निर्यात किया गया। भारत बागवानी फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्ष 2021-22 में भारत ने बागवानी फसलों का कुल 333.20 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन दर्ज किया, जिसमें से फलों और सब्जियों की हिस्सेदारी 90% है। वर्ष 2021-22 के दौरान फलों का कुल उत्पादन 107.10 MMT था और अनार का उत्पादन लगभग 3 MMT था। देश के विभिन्न भागों में हाल की बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए गृह मंत्रालय की पहल के तहत एक केंद्रीय दल ने आज पंजाब के मोहाली जिले के बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के वित्तीय सलाहकार रविनेश कुमार के नेतृत्व में इस दल ने आवासीय, फसल, पशुधन और सड़कों को हुए नुकसान का जायजा लिया। दल के सदस्य बाढ़ग्रस्त गांवों, कृषि भूमि और घग्गर नदी के तट तक गए। उन्होंने गांव के निवासियों, किसानों
राजनीतिक नेताओं और किसान संघों से बातचीत की। ये दल नुकसान के आंकलन के लिए पटियाला और संगरूर भी जाएगा और संबंधित मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेजेगा। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा भारत में बैंक की परियोजनाओं के परिवर्तनकारी प्रभाव का अध्ययन करने के लिए पिछले दिनों आगरा में एक बैठक का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक अशोक कुमार ने नमामि गंगा परियोजना पर विश्व बैंक के दुनिया भर से आए कार्यकारी निदेशकों के समक्ष एक विस्तृत प्रस्तुति दी। बैठक में नदी संरक्षण के विभिन्न पहलुओं और विश्व बैंक की भूमिका पर बैंक के कार्यकारी निदेशकों के साथ विचार विमर्श किया गया। कार्यकारी निदेशकों ने भारत के जल क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधारों और निजी क्षेत्र की विशेष रूप से नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत भागीदारी द्वारा जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने के प्रयास की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आम लोगों, शैक्षिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों और सिविल सोसाइटी सहित अनेक हितधारकों के साथ जन भागीदारी का एक नया अध्याय शुरू करने की सराहना की। इससे नदी संरक्षण के क्षेत्र में नमामि गंगे वैश्विक स्तर पर एक अलग भूमिका में सामने आया है। और ओडिशा में जनजातीय समुदाय की संख्या काफी तादाद में है। ओडिशा में 62 तरह की जनजातियां रहती हैं, जिनमें 13 जनजातियां आदिम जनजातियां हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने ओडिशा दौरे के दौरान वहां आदिम जनजातीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की ओडिशा के अनुसूचित जाति और जनजाति विकास, अल्पसंख्यक वर्ग और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री जगन्नाथ सारका से। भारत की आदिमकालीन जनजाति देश की सांस्कृतिक विरासत की जीवंत प्रतीक है। इस जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। राष्ट्रपति ओडिशा में आई और इस जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ उन्होंने सीधा संवाद किया। इस संवाद का क्या मकसद था, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उड़ीसा के जनजातीय मंत्री। आइए बात करते हैं। सर, राष्ट्रपति जी ने जो आदिम जनजाति के लोग हैं उनके साथ संवाद किया, क्या मकसद था? हम राष्ट्रपति से मिले कि हमारा जो उड़ीसा का जो 13 PPTG 13 जो आदिम जनजाति मिले कि उसका जो चाली चलन है, उसका जो भाषा, संस्कृति, परंपरा कैसे है, इसलिए इंट्रैक्शन भी किया था। जनजातीय समुदाय की राष्ट्रीय स्तर पर कितनी तादाद है और उड़ीसा में कितना इसका प्रतिनिधित्व है? हमारा उड़ीसा में 62 जनजाति है। उसके अलावा हमारा जो 13 PPTG जनजाति है उधर, जो कि हमारा जो 64,000 जो फैमिली होल्डर है उधर। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर ओडिशा का तीसरा नंबर आता है इस जाति विशेष की अगर बात करते हैं तो। इनके कल्याण और विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, आपका मंत्रालय भी कर रहा है। आपने कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चलाई है? जो सोशल डेवलपमेंट काउंसिल भी गठन हुआ कि पहले था 9 डिस्ट्रिक्ट का, अभी हुआ कि 23 डिस्ट्रिक्ट का जो सोशल डेवलपमेंट काउंसिल गठन है। उसका जो परंपरा, जो कल्चर, एक्स्ट्रा सब कुछ करा है। हालांकि इसके बाद उसका पाठ पढ़ने के लिए भी सब कुछ करा है। राष्ट्रपति जी ने जो आदिम जनजाति के लोग हैं उनसे मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी, उनको उपहार भी भेंट किए। उसका कहना था कि जे कैसे करने से आगे बढ़ेगा, सबको जो प्रचार प्रसार करने से आगे बढ़ेगा, उसको जो शिक्षा, स्वास्थ्य, गमनागमन कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने से ठीक है। आज जनजातीय समुदाय की अगर अपन जमीनी स्तर पे स्थिति देखते हैं तो उनकी क्या स्थिति है आज? जो जनजाति के लिए जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति ने मुझे कहना था कि पहले शिक्षा के गुरुत्व देने से अच्छा होगा एवं ये लोग कैसे आगे बढ़ने के लिए पाठ पढ़ ले एवं एजुकेशन प्रायोरिटी दे रहे। महात्मा गांधी के जो सपनों का भारत था, जनजातीय समुदाय का कल्याण और विकास, उसको पूरा करने के लिए अब हमें किन चीज़ों पर आगे बढ़ना चाहिए? जो महात्मा गांधी जो सपनों किया था, जो पहले गांव में अच्छा होने से सब कुछ हो जाएगा। इसलिए आज जो अमृत महोत्सव में मैं धन्यवाद देता हूँ कि पहले जो आदिवासी का जो आगे बढ़ने से देश आगे बढ़ जाता है। इन समाज के वर्गों के विकास के लिए वहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको रोजगार में तब्दील करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, उसके लिए जो
हमारा उड़ीसा में जो जनजाति आदिम जनजाति के लिए सब कुछ करा है, उसके लिए SHG गठन करा है, ओपीलीपी भी उधर है, जिससे कि जो जनजाति के लिए बहुत कुछ एग्रीकल्चर एंड अदर्स थिंग्स विल बी डन। तो ये थे उड़ीसा के जनजातीय मंत्री जगन्नाथ सारका, जिनका मानना है कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए न केवल वो उनके प्रति संवेदनशील है बल्कि उनकी समस्याओं के निराकरण के लगातार उड़ीसा का दौरा भी करती रहती है। मेरे सहयोगी कैमरामैन किशन चंद के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज भुवनेश्वर। भारत सरकार की पहल से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 मनाने के क्रम में दुनिया भर में पोषक अनाजों का बढ़ावा देने के क्रम में देश और दुनिया में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सरकार की इस पहल से श्री अन्न उत्पादक किसानों को कितना फायदा होगा, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय कृषि एवं सहकारिता सचिव मनोज आहूजा से। भारत सरकार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी संदर्भ में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अभी हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सचिव मौजूद है। ये बात करते हैं इनसे किस तरह मिलेट्स को इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2023 के जरिए बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आर्थिक रूप से समृद्धि होगी। सर, मिलेट्स न्यूट्रिशन के संदर्भ में बात करें बहुत महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक आज कॉन्फ्रेंस में भी रखा। कितना जरूरी है इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना? देखिए, हम सब जानते हैं कि विश्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आजकल जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ ये बढ़े जा रही हैं और बहुत ज़रूरी है कि पोषक और न्यूट्रिशियस खाद्य हम हर प्लेट पे, हर थाली पे ले जाएं और इसमें मिलेट्स का बहुत बड़ा योगदान है। इसको सुपर फूड भी कहते हैं बिकॉज़ ये बहुत पोषक है, इसको पोषक अनाज भी कहा जाता है, बहुत न्यूट्रिशियस है। तो इसकी उत्पादन बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, बाहर और भारत के देश के अंदर बाज़ारों तक पहुँचाना, इसमें गुणवत्ता लाना, इन सब क्षेत्रों में कार्य चल रहा है। भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पे किसानों की उत्पादन के संदर्भ में मोटे अनाजों की खेती सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन मार्केट में दाम नहीं मिलता। ऐसे में अभी इन चीज़ों के प्रसंस्करण को लेकर कई तरह की जागरूकता आपके मंत्रालय ने की है, तो निश्चित तौर पर उनकी स्थिति किस तरह देखेंगे भविष्य में? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो दाम होती है वो एक डिमांड और सप्लाई से निर्धारित होती है। तो अगर आप चाहिदा बढ़ाएंगे या डिमांड बढ़ाएंगे तो दाम भी बढ़ेगी। तो यही हम इसी दिशा में कदम ले रहे हैं कि इसकी डिमांड कैसे बढ़े, जैसे मैंने कहा भारत के अंदर और भारत के बाहर भी। और ज़रूर जब ये होने लगेगा, सप्लाई चेन बनने लग जाएंगी, तो किसान की दाम जो अभी मिल रही है उससे भी अधिक मिलने लग जाएगी। भविष्य की क्या उम्मीद देखते हैं रोजगार, व्यापार और कारोबार के संदर्भ में? तो उसी संदर्भ में आज का कार्यक्रम आयोजित करा गया है। जैसे मैंने कहा, यहाँ से आज बाहर देशों से 30 देशों से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे 70 से अधिक कंपनियाँ हैं जिनके प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाए गए हैं और जो इंटरनेशनल चेन्स हैं उनके लोग भी आए हुए हैं। तो बहुत ज़रूरी है लोगों में जागरूकता लानी। उसके लिए अगले वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंत्रालय के साथ 16 ऐसे इंटरनेशनल मीट करे जाएंगे और मुझे आशा है पूरी तरह से अगर जो गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स हम बाज़ार में ले जाएंगे और लोगों में जागरूकता लाएंगे कि इसके स्वास्थ्य के क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, तो ये ज़रूर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ये सब जाएंगे। तो ये केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, जिनका मान कि भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर 2023 के आयोजन से एको जहां भारत में रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावना को लेकर मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, वहीं किसानों की आमदनी बनने से वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत भी बनेंगे। मेरे से कैमरामैन बंसीलाल के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज दिल्ली। देश में बासमती चावल का बीते एक दशक में तेजी से बाजार बढ़ा है। इसके चलते मिलावटी बासमती चावल की मार्केट में उपलब्धता भी देखने को मिली है। इन्हीं शिकायतों के मद्देनजर भारत सरकार ने बासमती चावल के गुणवत्ता मानक तय किए हैं। बासमती चावल के मानकों के प्रति जन जागरूकता के लिए नई दिल्ली में बासमती राइस नो कॉम्प्रोमाइज थीम को लेकर एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। बासमती चावल अपनी अनूठी महक से युक्त गुणवत्ता और विशेषताओं के कारण घरेलू और वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से खपत की जाने वाली चावल की किस्म है। इसकी वैश्विक आपूर्ति का 2/3 हिस्सा भारत का है। इस क्षेत्र में उद्योग की बढ़ती संभावनाओं के चलते कुछ लोग बाजार में मिलावटी बासमती चावल भी बेच रहे हैं। इसी के मद्देनजर जन जागरूकता के मकसद से राजधानी नई दिल्ली में बासमती राइस नो कॉम्प्रोमाइज थीम को लेकर एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में भाग लेने आए
KRBL चेयरमैन अनिल कुमार मित्तल ने कहा कि मिलावट का गोरखधंधा बंद हो और उपभोक्ताओं को अच्छा चावल मिले, यही इस कॉन्क्लेव का मकसद है। आज आप एक चावल 80-90 रुपए किलो का खरीदते हैं और एक चावल 40 रुपए का है। व्हेन यू आर पेइंग डबल दी प्राइस, तो आप चाहेंगे ना उसका टेस्ट, उसकी क्वालिटी मुझे उसी हिसाब से मिले। कंज्यूमर को इतना नॉलेज होता नहीं, कोई 5 किलो ले जाता है, कोई 1 किलो ले जाता है। तो उस स्टैंडर्ड्स, उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कि कंज्यूमर को ठीक पैसा जो वो 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये खर्च रहा है, उसको प्योरिटी और अच्छा चावल मिले, उसके लिए ये कंक्लेव कर रहे हैं। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक विनोद कुमार कौल ने कहा कि भारत में 80 लाख टन बासमती चावल का उत्पादन होता है, जिसमें से 45 लाख टन हम हर साल दुनिया के 160 देशों में निर्यात करते हैं। बाज़ार तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप बासमती को देखें, बासमती की ये एक पेइंग हाई वैल्यू आइटम है और इसमें एरोमा होता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो 45 लाख टन होता है उसमें से लगभग 75 से 80% जो है केवल गल्फ कंट्रीज़ को, खाड़ी के देशों को जाता है। इस अवसर पर युवा बासमती उद्यमी आयुष गुप्ता ने कहा कि भारत में बासमती चावल का तकरीबन 3 मिलियन का बाजार है, जो बीते 1 दशक में काफी तेजी से बढ़ा है। बासमती राइस का जो इंडिया में ट्रेड है लास्ट 5 से 10 साल में अगर बात करें तो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। इंडिया में ऑलमोस्ट 45 मिलियन हाउस होल्ड्स घर हैं जो बासमती राइस कंज्यूम करते हैं और 3 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हर एक साल की इसकी कंजम्पशन है। तो इंडिया की अगर बात करें तो $3 बिलियन का ये मार्केट है इंडिया में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आनुवंशिकी और पादप प्रजनन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपाला कृष्णन ने कहा कि देश में स्मार्टर और हेल्दियर बासमती चावल उत्पादन के लिए हम जलवायु परिवर्तन रोधी सहनशील किस्में विकसित कर रहे हैं। स्मार्टर एंड हेल्दियर, स्मार्टर मतलब दान जो है कीट की सहनशील करने की शक्ति और डिजीज़ेस जो फफूद की डिजीज़ेस होते हैं, ब्लास्ट, शीथ ब्लाइट और बैक्टीरियल डिजीज़, बैक्टीरियल ब्लाइट होते हैं, उसकी सहनशील करने की क्षमता के साथ हम वैरायटीज़ डेवलप कर रहे हैं। मिलावटी बासमती चावल की जांच के विषय पर मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की सह प्राध्यापक डॉक्टर कोमल चौहान ने कहा कि उपभोक्ताओं को शुद्ध व गुणवत्ता आधारित बासमती चावल मिले, इसके लिए NIFTEM द्वारा लेबोरेटरी में जांच के पैरामीटर्स निर्धारित किए गए हैं। हमारे पास फूड टेस्टिंग लैब है। फूड टेस्टिंग लैब में हम उसकी पूरी क्वालिटी जो है चेक कर सकते हैं। फिजिकल पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं, उसकी सेफ्टी चेक कर सकते हैं कि उसमें मेलामाइन तो नहीं मिलाया गया है, कि उसकी प्रोटीन की क्वालिटी को बढ़ाया जाए। यूरिक एसिड चेक किया जा सकता है, एफ्लाटॉक्सिन्स की किसी तरीके से कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। तो ये जो है सेफ्टी पैरामीटर्स हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार बासमती चावल गुणवत्ता व मानकों को लेकर गंभीर है। इसके लिए घरेलू और मिल्ड ब्राउन बासमती चावल और मिल्ड पारबोल्ड बासमती चावल के लिए पहचान मानकों को निर्दिष्ट किया है, ताकि घरेलू और वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता हितों की रक्षा की जा सके। दुनिया की एक बड़ी आबादी के लिए बासमती राइस खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। दुनिया भर में उपलब्ध होने लगा है और इसी को लेकर न केवल यहाँ चावल उत्पादक और बासमती चावल उत्पादक किसानों और उद्यमशील संगठनों ने इस पर चिंता जाहिर की है, बल्कि सरकार से इस पर लगाम लगाने की अपील भी की है। मेरे सहयोगी कैमरामैन हरजीत सिंह बाबा के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। देश भर में चालू खरीफ सीजन के दौरान तिल की खेती हो रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए 4 अगस्त को आए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल खरीफ तिल की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। अब तक खरीफ तिल की बुआई 11,04,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की खेती 11,17,000 हेक्टेयर में हुई थी। बात तिल की आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में तिल बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव पर नजर डालें तो 8 अगस्त को हलवद, जामनगर, जसदन और पोरबंदर मंडी में तिल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ।
जबकि मोरबी मंडी में इस दौरान तिल के भाव में नरमी देखने को मिली। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में 7 अगस्त को सफेद तिल का भाव रहा 16,400 रुपए। 8 अगस्त को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 16,250 रुपए पर आ गया। जामनगर मंडी में इस दौरान तिल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 अगस्त को तिल का भाव था 16,850 रुपए। 8 अगस्त को इसके सौदे 600 रुपए लुढ़क कर 16,250 रुपए पर हुए। जसदन मंडी में 7 अगस्त को काले तिल का भाव रहा 14,255 रुपए। 8 अगस्त को इसके भाव में 755 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 13,500 रुपए। गुजरात की बाकी मंडियों की तरह ही पोरबंदर मंडी में तिल के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 7 अगस्त को तिल का भाव था 15,390 रुपए। 8 अगस्त को इसके भाव 340 रुपए गिरकर 15,050 रुपए पर हुए। मोरबी मंडी में सफेद तिल के भाव की बात करें तो यहाँ 7 अगस्त को सफेद तिल का भाव था 16,005 रुपए। 8 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 16,005 रुपए पर बरकरार रहा। इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में कुल तिल की पैदावार 7,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,89,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल तिल की उपज में 39,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए अब जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। जम्मू कश्मीर में धान के खेत की देखभाल करें। धान के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय धान में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। किसान भिंडी के खेत में निराई करते रहें। जम्मू कश्मीर में हल्दी के खेत में निराई कर लें। अभी ब्रोकली की रुपाई करें। वहीं मूंग के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा फूल गोभी की बुआई का समय उपयुक्त है। जम्मू कश्मीर में आलू की बुआई के लिए खेत तैयार करें। उत्तराखंड में मूंग की बुआई करते रहें। किसान उड़द की बुआई कर लें। इसके अलावा मक्के की बुआई के लिए समय उचित है। मक्के के खेत में निराई कर सकते हैं। साथ ही धान के खेत से 5 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। धान के खेत में सिंचाई करते रहें। यहीं फूल गोभी के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में टमाटर की तुड़ाई कर लें। किसान लाल मिर्च के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। इसके साथ ही लोबिया की बुआई कर लें। उत्तराखंड में मूली की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। इसी तरह गाजर की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। वहां शलगम के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हुए भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। सांसदों द्वारा भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो और तुष्टीकरण भारत छोड़ो के नारे लगाए गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी पैकेजिंग रीपैकेजिंग बार बार कांग्रेस करती रहती है। जम्मू कश्मीर के कहनुसा बांदीपोरा में नाका चेकिंग के दौरान बांदीपोरा पुलिस ने टीआरएफ संगठन के एक आतंकी सहयोगी को एक हथगोले के साथ गिरफ्तार किया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के चलते जम्मू से श्रीनगर तक श्री अमरनाथ जी यात्रा को रोक दिया गया है। लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यात्रा को फिलहाल रोका गया है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे बुधवार को ब्रिटेन के दौरे पर रवाना हुए। वे संप्रभु के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित रॉयल मिलिट्री अकादमी सेंडहर्स्ट में कमिश्निंग कोर्स 223 की 201वीं संप्रभु परेड की समीक्षा करेंगे।
गुजरात के सूरत में श्री स्वामीनारायण गुरुकुल विद्यालय के छात्रों ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत मानव श्रृंखला के साथ भारत का मानचित्र बनाया। छात्रों ने पौधारोपण का संकल्प लेते हुए पर्यावरण जागरूकता का भी संदेश दिया। निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। त्रिपुरा की 2 सीट तथा केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 1-1 सीट पर उपचुनाव होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 1000 करोड़ रुपए से अधिक के कथित भूमि घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। सोरेन को जांच एजेंसी के रांची कार्यालय में 14 अगस्त तक उपस्थित होने को कहा गया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर हिंदू पक्ष की ओर से ये याचिकाकर्ता सीता साहू ने कहा कि एएसआई तथ्यों की जांच कर रहा है। एएसआई के तथ्यों के आधार पर कोर्ट अपना निर्णय देगी, जो महत्वपूर्ण है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।